Hello, class. Good morning. Today we are starting with chapter number 8, that is tissues. Okay. From the last chapter, we call that all the living organisms are made up of cells. In unicellular organism, a single cell performs all the basic functions. For example, amoeba, a single cell carries out the movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. But in multicellular organisms, there are millions of cells and most of these are specialized to carry out a few functions. Each specialized functions is taken up by different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause the movement. Nerve cells carry message, blood flows through the transport oxygen, food, hormones and waste material and so on. In plants, vascular tissues conduct the food and water from one part of the plant to the other part. So multicellular organisms show division of labor. Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cells, called a tissue, is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function. Blood, phloem, and muscles are all the examples of tissues, a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. अब बात करते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। अभी देखो, जैसे ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर होता है, एक मल्टी सेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर यानी कि उसमें सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है। अब वो एक ही सेल जो है वो रेस्पिरेशन का काम करेगा, फूड डाइजेशन का काम करेगा, नर्वस सिस्टम का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा और एक्सक्रीशन का भी काम करेगा, रिप्रोडक्शन का भी काम करेगा। मतलब एक ही सेल सारे फंक्शंस करते हैं। ओके, वेयर एज इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि लाखों करोड़ों सेल्स हैं, तो बॉडी के कुछ सेल्स जो है आँख जैसे सिर्फ देखने का काम करती है। अब कुछ सुनना है तो आंखें खुली हो लेकिन कान बंद हो तो हम सुन नहीं सकते कुछ, राइट। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है आँख का कि देखना, ठीक है। अब देख के रिएक्ट करने का काम ब्रेन का है ना। आँख ने सांप को देखा तो ब्रेन बोलेगा ये खतरनाक चीज़ है, डर जाओ। ओके, तो ये सोचने का, एनालाइज करने का ब्रेन का काम है। तो ब्रेन के सेल्स अलग हैं, उसके टिश्यूज अलग हैं, राइट। अभी आपने खाना खाया या आपने फॉर एग्जांपल इमली देखी है ना, तो मुंह में पानी आ गया, या पानी पूरी वाले को देखा तो मुंह में पानी आ गया। तो ये डाइजेशन का काम है ना। तो एक सेल पर्टिकुलर एक फंक्शन करता है और बहुत अच्छी तरीके से करता है ना। डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा कि भाई क्लास को सजाना है तो 4 बच्चों को बोल दिया हमने, क्लास में 4 बच्चे, एक को बोल दिया तू झाड़ू निकाल दे, दूसरे को बोला तू पोछा मार दे, तीसरे को बोला तू बोर्ड साफ करके डेकोरेशन कर दे, और चौथे को बोला कि तू दीवालों के ऊपर डेकोरेशन या पेंटिंग वाले डायग्राम लगा दे। तो चारों एक साथ लगेंगे, एक ही घंटे में चारों काम फिनिश हो जाएगा, अच्छे से भी होगा, है ना। लेकिन किसी एक ही आदमी को बोलो कि तू ही क्लास में झाड़ू निकाल, तू ही पोछा निकाल, तू ही बोर्ड साफ कर, तू ही बोर्ड को पेंटिंग करो, तू ही दीवारों को सजा, तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा, और हो सकता है काम इतना अच्छा भी ना हो, राइट। तो हमारी बॉडी में जो अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है ना। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं टिश्यू। जैसे प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। वो क्या करते हैं, एक रूट से पानी और मिनरल्स ले जाके ऊपर तक पहुंचाते हैं। दूसरे ऊपर के जो लीव्स में सनलाइट की मदद से और पानी की मदद से जो खाना तैयार होता है, फूड तैयार होता है, वो पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उसी तरह हमारे में भी होता है।
नाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू जो सेम होते हैं? लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन? तो क्या एनिमल्स में और प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं? लेट अस फाइंड आउट. There are noticeable differences between the two. Plants are stationary or fixed, they don't move, and most of the tissues they have are supportive, which provides them with the structural strength, and most of these tissues are dead. Since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance. तो प्लांट्स के जो सेल्स या टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं, है ना. हमारी बॉडी में क्या रोज़ नए बनते हैं और रोज़ नए निकल भी जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में डेड टिश्यूज होते हैं, वो जमा होते जाते हैं, राइट. इसीलिए उसकी साइज बढ़ती जाती है, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना, और उनको मेंटेनेंस के लिए कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो तो डेड है. लिविंग सेल्स होते हैं तो उसको खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट. एनिमल्स ऑन दी अदर हैंड मूव अराउंड. दूसरा क्या है कि प्लांट्स को कहीं जाना आना नहीं होता, एक ही जगह खड़े रहते हैं, जबकि एनिमल्स तो हर एक जगह पर मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट्स. तो प्लांट्स से ज़्यादा तो एनिमल्स एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. ऊपर से एनिमल्स खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि प्लांट्स तो खुद एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग. तो एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. तो एनिमल्स में और प्लांट का दूसरा एक डिफरेंस वो है ग्रोथ का. The growth in plants is limited to a certain regions, while there is not such in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life, and these tissues are localized in certain regions. Based on the dividing capacity of the tissues, various plants tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. Cells growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. प्लांट्स में कुछ सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, जबकि एनिमल में ऐसी डिवाइडिंग नहीं होती है. ये कुछ सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और ये नहीं होंगे, ऐसा नहीं है. एनिमल्स में तो सारे सेल्स लिविंग ही होते हैं, राइट. The structural organization of organs and the organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plant. तो एनिमल्स में जो सिस्टम है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन रेगुलर होती है, राइट. ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्ट्रक्चरल होती है. This fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major groups of organism. तो ये जो डिफरेंस है वो ही दिखाता है कि एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है. पर्टिकुलरली इन द डिफरेंट फीडिंग मेथड, वो दोनों का खाने की खुराक की ज़रूरत का भी मेथड अलग है. They are differently adapted for a sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on the other hand, contributing to this difference in organ system design. So it is with the reference of this complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail. तो प्लांट्स जो होते हैं वो तो एक ही जगह पर रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर सकते हैं. तो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, तो उनके टिश्यू इस तरह के होते हैं और उनके सेल्स इस तरह के होते हैं, राइट. अभी हम कुछ टिश्यूज़ को डीप में स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक या तो ग्रोइंग टिश्यू, है ना. ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन ऑनियन बल्ब्स. Take two glass jars and fill them with the water. Now take two onion bulbs and place one on each other. Each jar is shown in the figure.
तो एक ग्लास में पानी लो और उसमें प्याज को ऐसे डुबो के रख दो, 2 ग्लास में अलग अलग, है ना। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑन द डे 1, डे 2 एंड डे 3. On day 4, cut the root tips of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of the roots in both the jars and measure their lengths each day for 5 more days and record the observation in table like the table given below. तो क्या करना है कि पहले दोनों में से किसी एक, पहले ग्लास भरो पानी का, उसमें प्याज को उल्टा रख दो तो उसके रूट्स जो है वो ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। फिर किसी एक के 1 सेंटीमीटर जितने रूट को कट कर दो, एक ही के, दूसरे के कुछ मत करना, है ना। अब वापस 3-4 दिन के लिए उसको ऑब्जर्व करो तो कौन से रूट्स ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं वो आपको इस टेबल में जो दिया गया उस तरह से ऑब्जर्वेशन करके लिखना है। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा? From the above observation, answers the following question: which of the two onions has the longer roots and why? तो दोनों में से अब 5 दिन के बाद कौन सी ऑनियन के रूट्स ज़्यादा लंबे होंगे और क्यों होंगे? Now, do the roots continue growing even after we have removed their tips? तो क्या हमने उसकी टिप काट डाली थी तो भी वो ग्रो हो रहे थे? Okay, why would the tips stop growing in the jar 2 after we cut them? अगर हमने टिप वे कट कर दिए थे तो दूसरी जार में जो रूट्स थे वो ग्रो होना बंद क्यों हो गए? The growth of the plants occur only in certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as the meristematic tissue, is located only at these points, and depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary. तो ग्रोइंग टिश्यू किस जगह पर है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। अगर वो एपिकल है तो टिप के ऊपर होगा, राइट। अगर बीच में है लेटरल है, और इंटर कैलरी अगर जिसको बोलते हैं ना दो वैस्कुलर बंडल्स हो उसके बीच में होंगे, दैट इज इंटर कैलरी। यहाँ पर फिगर 6.2 में होगा, देखो। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated at components of the other tissue. तो ये तो हुआ एपिकल मेरिस्टम, ये हुआ इंटरकैलरी मेरिस्टम और ये हुआ लेटरल मेरिस्टम, है ना। Location of meristematic tissues in plant body. Now, apical meristem is present at the growing tip of the stems and roots and increasing the length of the stem and the root. The girth of the stem or the root increase due to the lateral meristem, that is known as cambium. Intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes on each side of the node of the twigs. जहाँ पर टहनियाँ निकलती है वहाँ पर होता है इंटरकैलरी, या तो जहाँ पर लीफ पत्ते लगे होते हैं वहाँ पर होता है इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। As the cells of these tissues are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. तो क्योंकि ये टिश्यूज बड़े एक्टिव होते हैं तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस घाटा होता है, राइट। सेल्यूलोस जो होता है वो बड़ा ही थिन होता है, थिन सेल्यूलोस वॉल होती है उसकी, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो होता है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है। दे लैक द वैक्यूल्स, उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। Can we think why they would lack the vacuoles? You might want to refer to the functions of the vacuoles in chapter on the cells. Now comes the permanent tissue, right? तो permanent tissue में क्या होता है? What happens to the cells formed by meristematic tissue? Meristematic tissue cell जो बनाता है उसका फिर आगे क्या होता है? They take up a specific role and lose the ability to divide.
अब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं और डिवाइड होना बंद हो जाता है, उनका एबिलिटी ख़त्म हो जाती है डिवाइड होने की, और वो एक पर्टिकुलर रोल करने के लिए तैयार हो जाते हैं. As a result, they form a permanent tissue, and this process of taking up a permanent shape, size, and a function is called differentiation. तो पहले एक जो सेल था वो ग्रोइंग स्टेज में था, फिर वो लीफ बन गया, राइट. अब वो एक परमानेंट लीफ बन गया है, अब वो ग्रो नहीं होगा, वो अपने लीफ का रोल ही कंटिन्यू करेगा, राइट. तो पहले जो सेल था अब वो पूरा लीफ बन चुका है. ओके. Cells of meristematic tissues differentiate to form different types of permanent tissues. तो अलग अलग मेरिस्मेटिक टिश्यू के अलग अलग ऑर्गन्स बनते जाएंगे प्लांट के, ठीक है, और अलग अलग परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे. तो यहाँ पर दो अलग अलग स्टेम, सेक्शन ऑफ ए स्टेम. स्टेम जो होती है ना, थर्ड जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है और दिखाया गया कि क्या क्या होता है उसके अंदर, है ना. तो लेट अस सी. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन. आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? एंड कैन वी थिंक ऑफ द रीज़न वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? तो क्यों होते हैं इतने सारे सेल्स? We can also try to cut the sections of the plant roots. We can even try cutting the sections of the root and stem of different plants. So first one is simple permanent tissue. तो permanent tissue के अंदर सबसे पहला जो है वो है simple permanent tissue. क्या कहता है? A few layers of the cells forms the basic packing tissue. This tissue is parenchyma, a type of permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls, and they are live cells. They are usually loosely packed. ये सब so that the large spaces between the cells are found in this tissue. This tissue provides the support to the plants and also stores the food. ये प्लांट को सपोर्ट भी देता है और उसके अंदर फूड भी स्टोर करता है. In some situation it contains chlorophyll also and performs the photosynthesis, and it is called the chlorenchyma. क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसको हम क्लोरेनकाइमा नाम देते हैं. In aquatic plants, large air cavities are present in the parenchyma. तो लार्ज एयर स्पेसिस होते हैं पेरेंकाइमा टू गिव द बॉयंसी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट. तो जैसे हवा भरी होगी, हम लोग स्विमिंग कैसे कर पाते हैं कि हम हवा जो स्विमिंग करता है उसको यही सिखाया जाता है कि मुंह पानी के बाहर निकालो, लंबी सांस ले लो और हवा को अंदर भरे रखो. तो जब तक अंदर हवा भरी होगी तुम नीचे डूबोगे नहीं, राइट. फिर ऑक्सीजन ले लिया, उसको वापस तो निकालना पड़ेगा ना, और फिर दूसरी हवा भरनी पड़ेगी, इसके लिए हमको वापस पानी से मुंह बाहर निकालना पड़ेगा. इसीलिए आप चाहे कोई भी स्विमिंग कर रहे हो, है ना, आपको मुंह थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर निकालना पड़ेगा सांस लेने के लिए, और हवा अंदर भरी पड़ी रहेगी तो आप आराम से स्विम कर सकते हो. इसी तरह कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे टिश्यू होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी हवा भरी जा सकती है, जिसकी वजह से पानी के एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो आसानी से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं. And that is why it is known as, this type of parenchyma is known as arenchyma, area, air की वजह से. So the parenchyma of the stem and roots also stores the nutrients and water. The flexibility in the plants is due to another permanent tissue, that is collenchyma. तो प्लांट्स के अंदर एक दूसरा टिश्यू होता है जिसका नाम है कॉलनकाइमा, और ये प्लांट के टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी देती है. देखो स्टेम जो होता है वो एक हद तक उसको मोड़ो तो वो टूटती नहीं है, फिर ज़्यादा एकदम मोड़ देंगे तो ही टूटेगी वो, है ना. और जब तक गीली होगी, मतलब सूखी नहीं होगी, है ना,
हार्ड नहीं होगी तो वो आप पूरी भी मोड़ दो तब भी नहीं टूटेगी, बिकॉज उसके अंदर होता है कोलेनकाइमा। इट अलाउज द इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग इट. It also provides the mechanical support to the plants, and we can find this tissue in the leaf stalks below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened. तो कोलेनकाइमा के जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं, कहीं पर मोटा कहीं पतला, ऐसे रेगुलरली पूरा मोटा नहीं होता है. एट द कॉर्नर्स, ज़्यादातर तो कॉर्नर्स पे. देर इज़ अ वेरी लिटल इंटरसेल्यूलर स्पेस. उनके अंदर हवा की इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होती है वो हवा की नहीं, इंटरसेल्यूलर, दो सेल के बीच में जो जगह होती है वो बड़ी छोटी होती है, राइट. और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं. तो ये अलग अलग एग्जाम डायग्राम दिए हुए हैं आपको. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज द स्क्लेरेन्काइमा. तो अब तीसरा जो है वो स्क्लेरेन्काइमा है. इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. एक कोलेनकाइमा है वो उसको टूटने नहीं देता है ना, बेंड कर सकता है. स्क्लेरेन्काइमा जो है वो उसको हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है, कड़क बनाता है ना. इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड वी कैन सी द हस्क ऑफ ए कोकोनट. नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है वो कितना हार्ड होता है, बिकॉज उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. वो सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू द लिग्निन, अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए सीमेंट एंड हार्डन्स देम. तो कैसे मकान बनाते वक्त किसी पत्थर के बीच में सीमेंट डाल दी तो दो पत्थर जुड़ जाते हैं, उसी तरह ये जो डेड सेल्स होते हैं, राइट, उसके बीच में होता है केमिकल जिसका नाम होता है लिग्निन. वो सीमेंट का काम करता है, राइट. ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल. वो थिक इतना होता है कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जगह ही नहीं होती है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स, अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स and the nuts. It provides the strength to the plant parts. तो ये plant part को मजबूती देने का काम करता है. Now what do you observe in the outermost layer of the cells? It is called the epidermis. तो cells के बाहर की जो layer होती है उसमें हमको जो दिखता है वो होता है epidermis. The epidermis is usually made a single layer of the cell. In some plants living is very in some plants living in very dry habitats. तो एकदम सूखे वातावरण में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, the epidermis may be thicker since the protection against the water loss is critical. तो जो ड्राई एरिया में होते हैं वहाँ पर, सूखे एरिया में होते हैं, उनका पानी इवोपरेट नहीं हो जाना चाहिए, राइट. इसके लिए उनकी एपिडर्मिस जो होती है वो मोटी होती है. द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज़ थिक outer covering of epidermis. It protects all the parts of the plant, and epidermal cells on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. तो होता क्या है कि उनकी आउटर सरफेस के ऊपर एक तेली पदार्थ, वैक्सी पदार्थ जो होता है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से अंदर का पानी, जो लीफ का पानी वो है या स्टेम का पानी है, वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा. This aids in the loss of water, mechanical injury and invasion by parasite fungi. तो ये जो सीक्रेट करता है, सर्दियों में कैसे हम लोग स्किन के ऊपर ऑयल लगा देते हैं या क्रीम लगाते हैं ताकि त्वचा जो है, त्वचा हमारी सूखी ना हो, ये हम लोग लगा लेते हैं. प्लांट्स को कौन लगा के देगा? तो प्लांट खुद ही अपने सेल्स के अंदर से एक वैक्सी पदार्थ जो होता है वो निकलता है, वो पूरे को कवर कर देता है, पानी को लॉस नहीं होने देता, प्लस में दूसरे कोई फंगस ने, बैक्टीरिया ने उसके ऊपर न कर सके, राइट, नुकसान उसको इसके लिए भी होता है.
Since it is has a protective role to play, cells of epidermal tissue forms a continuous layer without intercellular space. एक सेल और दूसरे सेल के बीच में बिल्कुल जगह नहीं रखते, वरना क्या होगा, अगर जगह होगी तो कीटाणु जो है या पानी जो है वो बीच में से निकल सकता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एपिडर्मल सेल्स। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। उनका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो फ्लैट होता है, सर्कुलर या रिंग टाइप का नहीं होता है ऐसा, ठीक है। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स। तो आउटर साइड की जो सेल होती है, वॉल जो होती है वो थिकर होती है, राइट, अंदर की भले पतली हो। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दिस पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। तो कहीं कहीं पर छोटे छोटे छेद जैसे होंगे लीफ के ऊपर, राइट, उसका नाम होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय द टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा के अंदर भी दो सेल होते हैं, किडनी, हमारी किडनी कैसी होती है उसी शेप के दो सेल्स होते हैं, उसका नाम होता है गार्ड सेल्स। दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। तो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ हम लोग कैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो ये काम हमारे लंग्स करते हैं, है ना। तो लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के पास दो गार्ड सेल होते हैं और ये गार्ड सेल जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। प्लांट के अंदर कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, बाहर कौन सा है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज करने का काम जो है वो गार्ड सेल करते हैं। They are necessary for the exchanging gas with the atmosphere. Transpiration, loss of water in the form of water vapor also takes place through stomata. तो एक्सेस पानी होगा जितना, है ना, वो लॉस करना है तो वो भी गार्ड सेल या स्टोमेटा की मदद से ही हो सकेगा। Think about which gas may be required for the photosynthesis and find out the role of transpiration in plants. Now epidermal cells of the roots के ऊपर जो epidermal cells होते हैं whose function is water absorption। तो उनका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर को, पानी को। रूट के ऊपर जो सेल्स होते हैं ना उसका काम होता है पानी को सोखना। Commonly bear the long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area। तो रूट के ऊपर के जो सेल्स होते हैं वो बाल के जैसे होते हैं ना, फैले हुए होते हैं, बहुत सारे बाल, कैसे हमारी स्किन के ऊपर देखो छोटी छोटी बाल्स होते हैं, है ना, वैसे ही रूट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक द डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। तो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर एक वैक्स तरीके का सब्सटेंस जो होता है जिसका नाम होता है क्यूटिन, वो वाटरप्रूफ क्वालिटी का होता है। उसके ऊपर पानी पड़ेगा तो नीचे बह जाएगा, ऐसा होता है on its outer surface। And can we think of a reason for this? Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? तो ब्रांच की जो आउटर लेयर होती है और स्टेम की जो आउटर, यंग स्टेम की आउटर लेयर होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes। जैसे जैसे प्लांट की उम्र बढ़ती है तो आउटर टिश्यू जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर चेंज आ जाती है। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम की एपिडर्मिस जो होती है उसको रिप्लेस कौन करता है? सेकेंडरी मेरिस्टम रिप्लेस कर देता है। Cells on the outside are cut off from these layers. This forms the several layers thick cork or the bark of the tree। तो आप देखना पेड़ के ऊपर इरेगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, कोई लंबे कोई छोटे, तो वो टिश्यू जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं और उसकी जगह अंदर जो होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टम आ जाता है ना। Cells
They also have a chemical called the suberin in their walls that makes them impervious to the gases and water. तो उनके ऊपर भी एक सब्सटेंस लगा हुआ होता है जिसका नाम है सुबेरिन, और वो भी गैस और वाटर का एक्सचेंज होने में रुकावट पैदा करता है। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। एक था सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।